यहीं पर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करें प्रैक्टिस के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक हल्का डीएनए, हल्का यानी N14 की बात की जा रही है, माइंड में सेट रखें। एक हल्के डीएनए युक्त ई कोलाई को नाइट्रोजन के भारी मींस N15 को यहां कहा गया है, भारी समस्थानिक वाले संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराया जाता है। हल्के को आपने भारी में कराया, कहां तक, 60 मिनट, 60 मिनट्स तक, यानी 3 जनरेशन, 20 मिनट में एक जनरेशन कंप्लीट कर रहा है। 60 मिनट्स तक वृद्धि के बाद हल्के, संकृत व भारी डीएनए की क्रमशः क्या प्रतिशतता होगी, ये तीनों आपको बताने। तो काफी सिंपल, देखिए सबसे पहले हल्का डीएनए का है, तो हल्का कौन, 14। हल्के को अब आप ग्रो कराएंगे किसमें, भारी वाले में, यानी N15 में। 60 मिनट तक कराने, यानी 3 जनरेशन। पहले तो आइए पहली जनरेशन जो 20 मिनट में होगी, रेप्लिकेशन में वही दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे 14 वाले, और इनके सामने नया आएगा 15। ये देखिए 14 के दोनों अलग हुए और ये 15 के यहां डायरेक्टली आया है। जैसे आप देख सकते हैं रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों वही, ये दोनों स्ट्रैंड कौन से हो गए, N14। अब इसके सामने हमें नया स्ट्रैंड बताना है, नया 15 का बनेगा क्योंकि माध्यम 15 है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये 15 सेम यही बना है इस तरह से। तो पहली जनरेशन में 2 डीएनए बने, दोनों कैसे, हाइब्रिड। अब आप आइए दूसरी जनरेशन जो 40 मिनट में होगी, इसके लिए अब 2 से कितने बनेंगे, 4। तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग, ये भी दोनों स्ट्रैंड अलग होते हुए आपको मिलेंगे। इस तरह से देखिए, ये आप चेक भी कर सकते हैं कि आप ड्रॉ करें तो ये दोनों आपको अलग करने, इस तरह से ये 14 अलग हुआ और ये 15 अलग। यहां भी ये दोनों अलग होंगे, 14 अलग और 15 अलग होते हुए मिलेंगे। अब इन सभी के सामने नया स्टैंड कौन सा आएगा, 15 का, क्योंकि भारी समस्थानिक में ग्रो करा रहे। तो इसके सामने 15, यहां भी 15, यहां भी 15, यहां भी 15। तो आप देख सकते हैं यहां पर सेकेंड जनरेशन में आप देखेंगे तो 4 डीएनए बनते हुए आपको दिखेंगे। 4 में आप देखिए हाइब्रिड आपको बनते हुए मिल रहे हैं और हैवी भी बनते हुए मिलेंगे। किस तरह से, नेक्स्ट स्टेप में इसी को ड्रॉ किया गया यहां पर, ये देखिए सेम यही 4 बन गए, ये N15 हैवी और ये 2 हाइब्रिड। तो यहां भी आप देख सकते हैं N15 2 तो हैवी बने और 2 हाइब्रिड बनते हुए आपको मिलने सेकेंड। लेकिन हमें 60 मिनट तक जाना है। तो तीसरी जनरेशन की बात करेंगे तो 4 से कितने हो जाएंगे, 8 में 2 तो हाइब्रिड ही रहेंगे, बाकी सभी हैवी। देखिए थर्ड जनरेशन, अब जब थर्ड जनरेशन में आप आएंगे तो कुल 8 डीएनए बनेंगे। अब तीनों को कंपेयर करें, हल्के, संकृत व भारी। हल्का कौन, N14 हल्के, N14 कितने, 0। ये 0 बनेंगे, क्यों, सीधी सी बात, क्योंकि माध्यम हमारा भारी है। अगर मीडियम N15 है तो N14 तो बन ही नहीं सकता। आप देखिए N14 नहीं मिलना है, 0। अब दूसरा पूछा है संकृत यानी हाइब्रिड, N15 ये कितने बनेंगे, 2। हाइब्रिड तो 2 ही चलते जा रहे हैं। और लास्ट पूछा गया भारी यानी कि N15 तो 8 में 2 हाइब्रिड है, बाकी बचे हुए 6 कैसे हो जाएंगे, ये हैवी यानी माध्यम भारी है तो भारी बनता जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में केवल आपको 1-2 पॉइंट्स याद रखने। सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखें कि हमें माध्यम कैसा दे रखा है, कि मीडियम कैसा है, कौन से मीडियम में हम संवर्धन करा रहे हैं, हल्के में या भारी में। भारी में कराएंगे तो आने वाले सभी डीएनए भारी बनेंगे, हल्के में तो सब 14 वाले बनते जाएंगे। एक तो ये। दूसरा ये ध्यान रखें कि कौन सी जनरेशन के लिए पूछा गया है, यानी कितने मिनट्स के बाद, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां आप देखें 8 डीएनए मिलेंगे 60 मिनट के बाद, और ये इनके नंबर। अब परसेंटेज में पूछा है तो हल्का हो जाएगा 0%, हाइब्रिड 2 आए 8 में से 25%, और भारी आपको 6 मिले 8 में से 75% परसेंटेज के बेसिस पर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर आप लेते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है प्रैक्टिस के लिए, संकृत डीएनए। देखिए यहां डीएनए कैसा दिया है, यहां हल्का या भारी नहीं, जो डीएनए दिया गया है वो हाइब्रिड है, संकृत है।
संकृत यानी N14 N15 संकृत डीएनए वाले ई कोलाई को नाइट्रोजन के हल्के N14 हल्के समस्थानिक वाले माध्यम में वृद्धि कराया गया। सेकेंड जनरेशन द्वितीय पीढ़ी के बाद क्रमशः हल्के संकृत व भारी को ज्ञात करना है। काफी सिंपल। वैसे ही संकृत डीएनए लीजिए। संकृत कौन? एक N14 एक N15। इसे कौन से माध्यम में ग्रो कराएंगे? हल्के वाले में। हल्का यानी N14 में आप ग्रो कराएंगे। तो पहले स्टेप में भाई ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए N14 N15। इनके सामने नया N14 का बनता हुआ आपको मिलेगा। क्लियर? ये 14 15 अलग अलग किए हमने। 15 के सामने नया 14 आया और 14 के सामने भी नया 14। इसे भी आप ड्रॉ करके देख सकते हैं इस तरह से कि देखिए N14 और ये N15 दोनों अलग हुए। नया कौन सा आएगा? 14 का। नया 14 का, क्योंकि माध्यम 14 है। फर्स्ट जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी में आइए। द्वितीय पीढ़ी में अब 2 से कितने बनेंगे? 4 डीएनए। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये भी अलग अलग, और इन सभी के सामने नया स्ट्रैंड N14 का आता हुआ मिलेगा। तो देखिए 4 डीएनए आपको मिल रहे हैं, ये चारों। अब चारों में काउंटिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले N14 काउंट करें कितने हैं? N14 3 मिले। N14 N15 ये आपको 1 मिल रहा है। और N15 भारी ये 0, ये बन ही नहीं सकता क्योंकि माध्यम हमारा कैसा है? हल्का। माध्यम जब N14 है तो N14 की बनेंगे, N15 के नए बनने की कोई चांस नहीं है। तो ये आपने इस तरह से इनके नंबर पूछे गए, प्रतिशतता पूछी गई है। तो परसेंटेज आप बता सकते हैं भाई हल्के कितने हो गए? यहां पे 3 4 में से 75%, संकृत 1 है 4 में से 25%, और हैवी डीएनए आपको मिलना है यहां पर 0%। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करें। मॉड्यूल के एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन और लीजिए आप यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये भी सेम वैसा ही है, बट यहां समस्थानिक की जगह रेडियो एक्टिविटी की बात की जा रही है। रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए को आपने बताना है। देखें किस तरह से। एक पूर्ण रेडियो एक्टिव डीएनए, कंप्लीटली रेडियो सक्रिय डीएनए है। पूर्ण रेडियो एक्टिव डीएनए वाले ई कोलाई को रेडियो रहित, नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम की बात की जा रही है, रेडियो रहित माध्यम में वृद्धि कराया गया। 40 मिनट यानी दूसरी पीढ़ी 40 मिनट तक वृद्धि करने के बाद क्रमशः रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव की प्रतिशतता ज्ञात करनी। सेम वैसा ही है, केवल N14-15 की जगह रेडियो और नॉन रेडियो एक्टिव हमें बताना है। किस तरह से? सबसे पहले तो पूर्ण रेडियो एक्टिव डीएनए की बात करें तो देखिए यहां R से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। R यानी वो रेडियो एक्टिव है, और कलर आपने लिया रेड, कि पूर्ण रूप से रेडियो एक्टिव डीएनए यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रेडियो सक्रिय। अब इसे आप कौन से माध्यम में ग्रो कराएंगे वो आपको देखना है। देखिए R यानी रेडियो एक्टिव, और जो नॉन रेडियो एक्टिव होगा उसे NR से या ओनली N से, जो आपकी चॉइस से आप बता सकते हैं, या NR से हम बताएंगे नॉन रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव को पहली जनरेशन में हम ग्रो करा रहे हैं कौन से माध्यम में? नॉन रेडियो एक्टिव। क्वेश्चन में दिया है रेडियो रहित संवर्धन माध्यम में। तो पहले स्टेप में वही, ये दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे R और R, और इनके सामने जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि माध्यम नॉन रेडियो एक्टिव का है। तो देखिए दोनों R रेड कलर हमने अलग किए। इनके सामने आप देखिए नया स्ट्रैंड कैसा है? नॉन रेडियो एक्टिव का। तो 2 डीएनए। अब नेक्स्ट जनरेशन में आप आइए, 2 से कितने बनेंगे? 4। तो बनाते हुए आपको ध्यान रखना है, पहले ये दोनों स्ट्रैंड अलग, फिर ये दोनों अलग, और फिर इन सभी के सामने नया जो बनेगा वो नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम के अकॉर्डिंग। देखिए 4 डीएनए बनते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे, 4 बने। इससे अगर हम यहां देखें एक बार, देखिए इस तरह से हुआ, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, ये नॉन रेडियो एक्टिव और ये रेडियो एक्टिव, दोनों अलग हुए। अब इनके सामने कौन आया है? नॉन रेडियो एक्टिव। ये देखिए ये नॉन रेडियो एक्टिव, और इसके सामने ये भी नॉन रेडियो एक्टिव। इस तरह से बनाए गए। सेम यहां भी होगा 2, तो 2 और 2 4 इस तरह से बने।
अब देखिए ये तो कैसा डीएनए, नॉन रेडियो एक्टिव, इसे हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव डीएनए। तो काउंटिंग अगर आप स्टार्ट करें, कुल डीएनए कितने मिले, 4। परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव कितने मिल रहे हैं, देखिए ये रेडियो एक्टिव है, ये डीएनए, ये आपका रेडियो एक्टिव, यहां पे भी एक रेड स्ट्रैंड है, तो ये भी आपका कौन हो गया, रेडियो एक्टिव। तो 1 और 1 कितने, 2 डीएनए रेडियो एक्टिव है 4 में से, यानी कितना परसेंट हुआ, यहां आप बताएंगे 50% डीएनए रेडियो एक्टिव। तो कुल 4। इसे देखिए यहां एक पॉइंट ध्यान रखें, यहां कोई हाइब्रिड डीएनए नहीं है, कोई संकरित हमने नहीं कहा है, केवल रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव की बात की जा रही है। एक भी स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव है तो उस पूरे डीएनए को आपने रेडियो एक्टिव कहना है। जैसे पुराने क्वेश्चंस में तो हमने 3 कैटेगरी थी, 14-14 हल्के, 14-15 हाइब्रिड यानी संकरित, और 15-15 भारी आपने कहते हैवी, 3 पार्ट थे। यहां 2 ही है, या तो रेडियो एक्टिव या नॉन रेडियो एक्टिव, कोई हाइब्रिड करके वर्ड आपने यूज में नहीं लिया है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। ये था आपका मेसेल्सन एंड स्टॉल का प्रयोग जो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको बता दी गई है कि सेमी कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन है अर्ध संरक्षी विधि, इसे प्रूफ किया मेसेल्सन और स्टॉल ने। ये विचार दिया था वॉटसन और क्रिक ने, मेसेल्सन स्टॉल ने प्रूफ किया ई कोलाई में सेंट्रिफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा, जबकि यू कैरोट्स में प्रूफ किया टेलर ने वीसिया फाबा प्लांट में रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को लेते हुए। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने देखना यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अभी तक आपने यहां पर कंफर्म कर लिया है कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाएगा। ये कौन से मैकेनिज्म में कंप्लीट करा ये मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म हमने बताया सेमी कंजर्वेटिव यानी कि अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा ये अपनी रेप्लिकेशन को पूरा करता है। किसने प्रूफ किया वो भी हमने देखा, मेसेल्सन स्टॉल का प्रयोग भी देखा। अब आपको देखना है इसकी क्रियाविधि कि कैसे अर्ध संरक्षी विधि में डीएनए का रेप्लिकेशन होता हुआ मिलेगा। काफी सिंपल मैकेनिज्म है, बट ध्यान से इसे समझें कि कैसे डीएनए 1 से 2 डीएनए बनते हैं, और इसको हमने कुछ अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन अगर आपका क्लियर है तो आगे ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन समझना भी काफी इजी हो जाएगा, जिसमें आप डीएनए से आरएनए बनाते हैं। तो यहां डीएनए से डीएनए बनाना है, किस तरह से वो मैकेनिज्म अब यहां क्लियर करें। सबसे पहला स्टेप जो है डीएनए रेप्लिकेशन का, वो आपने कहा अकुंडलन यानी कि अनबाइंडिंग। क्योंकि हमने क्या रखा है, डीएनए एक डबल हेलिकल द्विरज्जु कुंडली नुमा संरचना है, तो सबसे पहले आपको उस कुंडली को खोलना होगा, यानी जो बाइंडिंग स्ट्रैंड है दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग आपने करना है। तो यहां ध्यान रखें, डीएनए को आपने रेप्लिकेशन करना है, उसकी एक नई कॉपी बनानी है। तो पहला पॉइंट तो ये, क्या डीएनए कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है, तो आंसर होगा नो। ऐसा नहीं कि ये अगर कोई डीएनए है तो आप किसी भी पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दें, ऐसा संभव नहीं। डीएनए में कुछ पर्टिकुलर साइट्स या कहें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस उपस्थित है, उन्हीं सीक्वेंसेस से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो रैंडमली स्टार्ट नहीं कर रहा है, डीएनए में कुछ साइट फिक्स है, कुछ जगह है, कुछ सीक्वेंस क्रम है, वहीं से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। और जिन साइट से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है उन साइट्स को आपने कहना है ओरिजिन साइट ऑफ रेप्लिकेशन या इनिशिएशन पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन, या आप कह सकते हैं प्रतिकृति का उद्भव स्थल, यानी जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ उसे आप कहेंगे ओआरआई साइट या ओरिजिन साइट ऑफ रेप्लिकेशन। कई नाम आपने दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर कि डीएनए रैंडमली किसी भी साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा, वो जिस साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट करे उसे आप कहेंगे ओआरआई साइट। सेकेंड, अगर इन ओआरआई साइट के नंबर्स हम देखें तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक ओआरआई साइट आपको मिलेंगे, जबकि यूकैरियोट के डीएनए में कई सारे ओआरआई साइट्स आपको मिल सकते हैं। तो 2 पॉइंट आपको बताए गए यहां पर। पहला, डीएनए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करें उसे हम कहेंगे ओआरआई साइट। दूसरा पॉइंट ये, इनके नंबर्स प्रोकैरियोट में केवल एक ओआरआई साइट आपको मिलेगा, यूकैरियोट्स में कई सारे ओरिजिन साइट आपको मिल सकते हैं।
और उसी ORI साइट से पहला स्टेप आप स्टार्ट करते हैं अकुंडलन, यानी कि रेप्लिकेशन आपने स्टार्ट करना है। फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिकल फॉर्म में, ये डीएनए आप देख रहे हैं। अब इस डीएनए में जहां ORI साइट होगी वहीं से आप रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हुए आपको दिखना है। तो सपोज हमने कहा ये हमारी ORI साइट है इस डीएनए में, तो इसी साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, पहला स्टेप अनवाइंडिंग होता हुआ मिलेगा। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये एक्चुअल में कंप्लीटली एंजाइम बेस्ड प्रोसेस है। हर स्टेप में कोई ना कोई नए एंजाइम का नाम आपको मिलेगा, क्योंकि पूरा एंजाइम के ऊपर बेस्ड प्रोसेस है। तो आपको हर एंजाइम का नाम और उसका काम अच्छे से याद रखना है। मेन पॉइंट यह है रेप्लिकेशन का कि कौन सा एंजाइम क्या वर्क कर रहा है, यह हमें क्लियर होना चाहिए। तो रेप्लिकेशन काफी इजीली आप समझ सकते हैं। तो जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करें उसे आपने कहा यहां पर ORI साइट। अब देखिए यहां एक एंजाइम अटैच किया हमने, कौन सा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ओरिजिन साइट पर एक एंजाइम आता हुआ आप देख रहे हैं डीएनए हेलिकेज, और हेलिकेज जो एंजाइम आप बता रहे हैं इस एंजाइम का यहां पर कार्य ये अनवाइंडिंग का, यानी दोनों स्ट्रैंड जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम कौन करेगा, हेलिकेज। या कहें इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने का काम कौन कर रहा है, हेलिकेज। या कहें अकुंडलन कौन कर रहा है, हेलिकेज। अनवाइंडिंग कौन कर रहा है, हेलिकेज। सभी बातों का एक ही मीनिंग है, क्योंकि आप जानते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए, कॉम्प्लीमेंट्री पूरकता के कारण AT से डबल बॉन्ड, G और C में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना या कहें इन स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने का काम किसका होगा, यहां पर हेलिकेज एंजाइम का। वही आपने यहां पे बताया है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। एंजाइम है तो फिजियोलॉजी में हम पढ़ते भी है, कुछ एंजाइम जो आप वहां डिस्कस करते हैं कि एंजाइम्स में कोई ना कोई को फैक्टर्स आपको मिलते हैं। तो यहां को फैक्टर आपको Mg2+ दे रखा है। तो इसका जो मेन कार्य है अकुंडलन करना, यानी कि अनवाइंडिंग करना। तो अनवाइंडिंग करने वाला मेन एंजाइम कौन हुआ, डीएनए हेलिकेज। तो जैसे ही अनवाइंडिंग होगी आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ये देखिए इसने इस ओरिजिन साइट को ओपन कर दिया, दोनों स्ट्रैंड अलग होते हुए आपको मिल रहे हैं। ये दोनों स्ट्रैंड बिल्कुल ओपन, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका है, ओरिजिन साइट पे दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हुए आपको मिले। अब अगर इन सिंगल स्ट्रैंड्स को हम देखें, ये तो डबल है लेकिन अब यहां ये कैसा है, ओपन होने के कारण सिंगल स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। अब इन सिंगल स्ट्रैंड्स को अगर आप देखें तो इन सिंगल स्ट्रैंड्स की टेंडेंसी क्या होगी, दोबारा से जुड़ने की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इनकी प्रवृत्ति होगी कि हम दोबारा से जुड़ जाएं, फिर से डबल स्ट्रैंड बना लें, ये नॉर्मल कंडीशन। बट आपने इन्हें रोकना है, इन्हें जुड़ने नहीं देना है, क्योंकि अगर ये जुड़ जाएंगे तो फिर एप्लीकेशन कैसे करेंगे आप। तो आपको इन दोनों स्ट्रैंड के सामने डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाना है, इसलिए अभी आपने इसे सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही रखना है, इन्हें आपस में जुड़ने नहीं देना है। और ये काम कौन करेगा, दोनों स्ट्रैंड को अलग करने का काम, ये देखिए ग्रीन कलर के प्रोटीन आके अटैच हो गए, इसे आप कहेंगे SSB प्रोटीन आपको मिलना है। SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, नाम से ही फंक्शन आपको क्लियर कर रहे हैं, SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये इन सिंगल स्ट्रैंड्स को बाइंड करने का काम करेगा, ताकि जब ये बाइंड हो गए तो अब इन दोनों स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएंगे, ये दोनों स्ट्रैंड दोबारा से नहीं जुड़ पाएंगे। तो यही कार्य लिखा, हाइड्रोजन बॉन्ड के पुनर्निर्माण को रोकता है। तो दोनों पॉइंट क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा किसने, हेलिकेज ने, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड के पुनर्निर्माण यानी दोनों स्ट्रैंड को दोबारा ज्वाइनिंग से कौन रोकेगा, SSB। तो या कहें दोनों स्ट्रैंड को अलग करने वाला हेलिकेज, दोनों स्ट्रैंड को अलग अवस्था में मेंटेन करने वाला, दोबारा न जुड़ने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी, तो आप कहेंगे SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, नाम में ही फंक्शन यहां पर छुपा हुआ है। तो पहला स्टेप आप देख रहे हैं यहां पे अकुंडलन का, ओरिजिन साइट से रेप्लिकेशन हमने स्टार्ट किया, ओरिजिन साइट पे हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा ताकि दोनों स्ट्रैंड अलग हुए। अब दोनों स्ट्रैंड को होल्ड करने का काम किसका हुआ, SSB प्रोटीन का।
और देखिए यहां पे ये बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है, द्विदिशीय, बाय डायरेक्शनल यानी द्विदिशीय, ये दोनों तरफ चलता हुआ आपको मिलेगा। ये जो हेलिकेज रेड कलर का हम देख रहे हैं, ये देखिए ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये हेलिकेज इस तरफ मूव कर रहा है, यानी दोनों तरफ ओपन होता हुआ आप देखेंगे। ये इधर ओपन करता जाएगा डीएनए को, ये इस साइड में ओपन करता जाएगा। तो इसे आप कहते हैं बाय डायरेक्शनल प्रोसेस, द्विदिशीय, दोनों दिशाओं में रेप्लिकेशन रन करता हुआ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल एक तरफ आप कर रहे हैं, दोनों तरफ आपको यह प्रोसेस मिलना है। तो ये एक तरह से बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। अब यहीं पर एक एंजाइम आपको मिलेगा, टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज ये देखिए यहां हमने अटैच किया, इस तरफ भी और इधर भी अटैच होता हुआ आपको मिलेगा टोपो आइसोमरेज एंजाइम। टोपो आइसोमरेज एंजाइम, इसका क्या कार्य बताएंगे आप? इस डायग्राम में ध्यान से देखें कि जो टोपो आइसोमरेज अटैच होते जा रहा है, क्यों? आप जैसे जैसे ओपन करेंगे डीएनए पीछे की ओर और ज्यादा टाइटली कॉइल्ड होगा। जैसे किसी रस्सी को आप खोलते हैं तो जैसे जैसे आप रस्सी खोलेंगे पीछे की तरफ उसमें और ज्यादा टाइट कॉइलिंग होते जाएंगे। एक तरह से वहां स्ट्रेस, तनाव बनेगा, जिसके कारण वो खुल नहीं पाएगी। अब वो कब खुलेगी? जब पीछे से आप उस स्ट्रेस को कम करेंगे, तनाव को कम करेंगे, तो आसानी से वो खुलते हुए आपको मिलेगी। तो डीएनए भी सेम वही स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल। तो यहां पर भी जब आप डीएनए को ओपन कर रहे हैं, हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड को अलग कर रहा है, तो जैसे जैसे दोनों स्ट्रैंड अलग हो रहे हैं पीछे की ओर डीएनए टाइट कॉइल होते जा रहे हैं, यानी वहां तनाव बन रहा है और उस स्ट्रेस को हमें कम करना होगा, क्योंकि अगर ये टाइटली कॉइल्ड होगा तो ये खुल नहीं पाएगा और उसे खोलने के लिए आपको उस तनाव को कम करना है। और वो कम करने का काम यहां कौन करेगा? टोपो आइसोमरेज एंजाइम अति कुंडलन को रोकता है, यानी जो टाइट कॉइलिंग होगी पीछे उसे रोकने का काम करेगा। और ये अति कुंडलन जो देख रहे हैं वैसा नहीं, ये नॉर्मल बना देगा दोनों तरफ। यहां भी आप देखिए कि टाइटली कॉइलिंग हो रही है, इस कॉइलिंग को ये रोकेगा और ये टाइटली कॉइलिंग को वापस इसकी तरफ सामान्य लूज कॉइलिंग करने में हेल्प करता है। तो ये पहला स्टेप आप यहां पर बता रहे हैं, वो है कौन सा? अकुंडलन। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसे आप कहेंगे ओरिजिन साइट। ओरिजिन साइट पे फर्स्ट एक एंजाइम आप देख रहे हैं, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और दोनों स्ट्रैंड को अलग करेगा, यानी ये ओपन कर रहे हैं। जैसे ही दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, इन दोनों स्ट्रैंड की प्रवृत्ति होती है दोबारा जुड़ने की, और इन्हें जुड़ने से रोकने का काम कौन करेगा? एसएसबी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये दोनों स्ट्रैंड को होल्ड करके रखता है। अब हेलिकेज जैसे जैसे आगे जाएगा, डीएनए ओपन होते जा रहे हैं, तो पीछे डीएनए ज्यादा कॉइल हो रहा है। उस टाइट कॉइलिंग को रोकने का काम करता है कौन? टोपो आइसोमरेज अति कुंडलन को रोकता है, ताकि डीएनए सामान्य अवस्था में आपको यहां पर दिखाई दे। तो यही पॉइंट्स आपको यहां मिल रहे हैं दोबारा। अकुंडलन हमने किया। अकुंडलन की क्रिया एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होगी, जिसे प्रतिकरण की उत्पत्ति कहते हैं। ये पॉइंट हमने पहले कह दिया कि डीएनए रैंडमली किसी साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा। वो जिस साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर रहा है उसे आपने कहना है ओरिजिन साइट ऑफ रेप्लिकेशन। और नंबर आपने बताया, प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आपको मिलता है, जबकि यूकैरियोट्स में कई सारे आपको मिलते हैं, पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम कौन से आए थे? एक हेलिकेज जो आपने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा, एक आपने कहा एसएसबी जो सिंगल स्ट्रैंड को होल्ड करता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के दोबारा फॉर्मेशन को रोकता है, और एक आपने कहा टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो अति कुंडलन को रोकता है। ये पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया यहां पर, जिससे आप बताते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, उसे ओपन करना। अब आप आइए सेकेंड स्टेप, नई श्रृंखला का निर्माण। यहां सेकेंड स्टेप आप किस तरह से, अगर एक रफ देखें पहले हम, जैसे ये डीएनए था हमारा 5 to 3, 3 to 5 चल रहा है, ये हेलिकेज एंजाइम आया, तो इस तरह से ये ओपन होगा। हेलिकेज आगे बढ़ रहा है इधर, तो आप देखिए ये इस तरह से ओपन होता हुआ हमने देखा हेलिकेज यहां तक, और इधर होल्ड करने वाले कौन थे? एसएसबी।
यहां पर जो इस तरह की स्ट्रक्चर है इसे आप कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, प्रतिकृति द्विसाध। आगे डायग्राम में हम देखेंगे भी। तो अब जो नई श्रृंखला का निर्माण है उसकी बात की जा रही है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड है इनके सामने डीएनए का नया स्ट्रैंड आपको बनाना है। इस स्टेप को आपने कहा है नई श्रृंखला का निर्माण। तो इस स्टेप के लिए सबसे पहले आप देखेंगे आपको कौन कौन से एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी और कौन से एंजाइम का क्या रोल है नई श्रृंखला के निर्माण में। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि नई श्रृंखला के बनने की दिशा, डायरेक्शन कौन सी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। रिकॉल करिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था याद हो आपको। और मैंने कहा भी था कि रेप्लिकेशन में पॉइंट आएगा कि डीएनए में जब भी नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं या जो नई चेन बनती है उसकी डायरेक्शन 5 to 3 होती है। क्यों वो वहां कहा गया था आपसे, क्योंकि नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा थर्ड एंड पर ही जुड़ता हुआ आपको मिलेगा। तो थर्ड एंड पे हमेशा नए न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे और डायरेक्शन चलती जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये आप याद रखेंगे, कभी भी 3 to 5 सिंथेसिस नहीं है, डायरेक्शन हमेशा आपको मिलेगी 5 to 3। ये द्विदिशीय क्रिया है, यह भी हमने कहा था पिछले स्लाइड में कि रेप्लिकेशन दोनों तरफ चलेगा, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, बाय डायरेक्शन। अभी आपने डायग्राम में देखा भी था इस तरह से, ये ओरिजिन साइड हेलिकेज इधर भी ओपन कर रहे हैं और इस तरफ भी, इसे आपने कहा था बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। फिर यहां पे इस प्रोसेस के लिए नए चेन के निर्माण के लिए जो मेन एंजाइम है, एक एंजाइम आपको मिलना है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो सबसे मेन एंजाइम वो है डीएनए पॉलीमरेज, या इसे आपने एनसीईआरटी में कहा है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डायरेक्टली कह सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, जो यहां मुख्य एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में मिलेगा। प्रोकैरियोट में 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज है, 3 अलग अलग क्लासेस है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जबकि यूकैरियोट्स में 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपको मिलते हैं। आपके मॉड्यूल में केवल ये 3 दे रखे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रोकैरियोट्स की बात की जा रही है। तो यहां दूसरे स्टेप का एंजाइम बता रहे हैं आप, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। प्रोकैरियोट में 3 प्रकार के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों का अपना अपना रोल है। क्या रोल है तीनों के, आगे के स्टेप्स में आपको ये क्लियर होगा। यहीं पर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट एंजाइम्स में ही आप देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अगर ये एब्सेंट है तो डीएनए प्रतिकृतिकरण नहीं होता हुआ, आरंभ होता हुआ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या रोल है, रोल आपको मालूम चलेगा आगे के पॉइंट्स में। अगला एंजाइम लीजिए प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम यहां पर आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर का निर्माण करेगा। और आरएनए प्राइमर कौन है, आरएनए की छोटी छोटी श्रृंखलाएं। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में हमें आरएनए के फ्रेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और उन्हीं आरएनए के फ्रेगमेंट्स को आपने कहा है आरएनए प्राइमर। और इन आरएनए का निर्माण करने वाला एंजाइम कहलाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या इसे हम कह सकते हैं प्राइमेज। दोनों सेम है, आरएनए बनाने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो यहां आरएनए के खंड बन रहे हैं, इसलिए इसे आपने कहा आरएनए पॉलीमरेज, या एक कॉमन नाम दे रखा है यहां पर आपने प्राइमेज। तो इसका भी रोल है रेप्लिकेशन में। आप देखेंगे रेप्लिकेशन की शुरुआत करने वाला कौन, आरएनए प्राइमर। किस तरह से आपको दिखना है, अभी एंजाइम का फंक्शन बताया जा रहा है कि मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, उसमें 3 कैटेगरी बताए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दूसरा आपने कहा यहां आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज, जो यहां पे प्राइमर बनाता है और प्राइमर ही रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं अगला एंजाइम आपको दे रखा है डीएनए लाइगेज। लाइगेज एक्चुअल में लाइगेशन यानी ज्वाइनिंग का काम कर रहा है। डीएनए के खंडों को जब हमें जोड़ना होगा तो जोड़ने के लिए हमें कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, लाइगेज एंजाइम की।
तो ये एंजाइम्स बताए गए ताकि जब मैकेनिज्म आप देखें आगे के स्लाइड में तो हर एंजाइम का रोल आपको मालूम होना चाहिए। किस तरह से करेगा उस स्लाइड में आपको मिलना है। तो प्राइमर कौन बनाएगा? प्राइमेज। डीएनए के खंडों को कौन जोड़ रहा है यहां पर? लाइगेज। जबकि वहां आपने देखे थे एक टोपोआइसोमरेज जो अतिकुंडलन को रोकता है। सिंगल स्ट्रैंड को कौन होल्ड करेगा? एसएसबी। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कौन तोड़ रहा है? तो वो आपने कहा था हेलिकेज। तो सारे एंजाइम्स आप याद रखें। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक डीएनए ओपन हुआ आपको दिख रहा है। ये डीएनए आप देख सकते हैं ओपन हुआ ये हेलिकेज जो आगे बढ़ता जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी इसे हमने कहा रेप्लिकेशन फॉर्क, प्रतिकृति द्विशाख। यह मैंने रफ ड्रॉ करके बताया भी था कि हेलिकेज आगे बढ़ेगा, दोनों स्ट्रैंड अलग हुए। ये जो वाई जैसी संरचना या ओपन जिप को हम ओपन करेंगे तो ऐसी संरचना आपको दिखती है। तो इस संरचना को आपने कहना है रेप्लिकेशन फॉर्क यानी कि प्रतिकृति द्विशाख। डीएनए एक 3 to 5, एक 5 to 3, एंटी पैरेलल, दोनों स्ट्रैंड्स आपके सामने, ये प्रतिकृति द्विशाख। अब इन दोनों सिंगल स्ट्रैंड को होल्ड किसने किया हुआ है? एसएसबी ने। और इन्हीं सिंगल स्ट्रैंड के सामने हम बनाते हैं डीएनए का नया स्ट्रैंड। तो इन सिंगल स्ट्रैंड्स को आप कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। इन दोनों सिंगल स्ट्रैंड को हमने क्या नाम देना है? टेम्पलेट स्ट्रैंड आप कहेंगे। टेम्पलेट आप कह रहे हैं, टेम्पलेट का मतलब बेस, कोई सांचा, यानी जिसके ऊपर कोई नई संरचना बनती हो उन्हें हम कहेंगे टेम्पलेट बेस। तो ये भी सिंगल स्ट्रैंड, ये भी सिंगल स्ट्रैंड, और दोनों सिंगल स्ट्रैंड के सामने आपको डीएनए का एक नया स्ट्रैंड बना। तो इन सिंगल स्ट्रैंड्स को आपने नाम देना है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ध्यान से, हेलिकेज ने बॉन्ड ब्रेक करके आगे चल रहा है, इन स्ट्रैंड को आपने कहना है टेम्पलेट। पूरी संरचना को क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन फॉर्क, वाई जैसी संरचना। सिंगल स्ट्रैंड को हम कहेंगे टेम्पलेट। अब टेम्पलेट के सामने आपको बनाना है नया डीएनए, और डीएनए का सिंथेसिस कौन सा एंजाइम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर नया एंजाइम आपको एक चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए का निर्माण करे। बट आप याद रखें डीएनए के सिंथेसिस की डायरेक्शन 5 to 3 चल रही है, यानी कि पॉलीमरेज हमेशा नए न्यूक्लियोटाइड को थर्ड एंड पर जोड़ता है। तो इसे उस थर्ड एंड की जरूरत पड़ेगी, और वो थर्ड एंड यहां पे प्रोवाइड करता है प्राइमर, आरएनए प्राइमर, आरएनए के छोटे छोटे खंड। यानी पहले इन दोनों टेम्पलेट के सामने प्राइमर आकर जुड़ेंगे, और फिर उन्हीं प्राइमर के आगे डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस कंटिन्यू करेगा। तो देखिए 5 है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री 3 है तो कॉम्प्लीमेंट्री 5। ये देखिए आरएनए प्राइमर आके जुड़ा, यहां आप देख सकते हैं ये रेड कलर का, ये आरएनए प्राइमर आया। यहां 5 है तो इधर 3 होगा। अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो इस 3 प्राइम पर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। तो वो आप यहां पे देख सकते हैं, ये देखिए ये चलते जा रहा है, ये यहां आ गया अब आपका 3, ये यहां 3 आप इसको बता रहे हैं 3, ये थर्ड है। तो प्राइमर आया रेड कलर का आप देख रहे हैं। अब प्राइमर के आते ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ और डीएनए पॉलीमरेज इसे आगे बढ़ाएगा, सिंथेसिस करेगा 5 to 3। अब इधर इस स्टैंड की हम बात करें तो इस स्टैंड में भी आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट के सामने पहले आएगा प्राइमर और फिर सिंथेसिस कंटिन्यू होगा। अब देखिए यहां प्राइमर इस तरफ आया 5 to 3, तो कॉम्प्लीमेंट्री इधर। अब यहां ये आगे सिंथेसिस चलेगा 5 to 3। तो यहां तो प्राइमर, क्योंकि प्राइमर 5 to 3 चल रहा है, तो 3 के सामने यहां 5 है, इधर आया। अब इधर 5 है तो इधर तो आएगा नहीं प्राइमर, यहां आया और सिंथेसिस 5 to 3 आपको मिल रहा है। अब अगले स्टेप में ये हेलिकेज एंजाइम और आगे जाएगा तो आगे के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और फिर दोनों स्टैंड अलग होंगे जिसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्टैंड। तो टेम्पलेट के सामने ये 3 है, नया डीएनए जुड़ता जाएगा। इधर अगर हम देखें तो यहां 5 है तो प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको एक नया प्राइमर यहां पर जोड़ना होगा। देखिए किस तरह से इस स्टेप में हेलिकेज आगे बढ़ा, यही कहा था हमने। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, हेलिकेज आगे बढ़ रहा है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूटेंगे, तो जैसे ही टूटेगा इस तरह से दिखेगा,
दोनों कंपेयर करें आप एक बार, दोनों डायग्राम आप यहां कंपेयर करें। ये देख सकते हैं, ये ओपन हुआ, ये पिछला। माइंड में सेट रखें कि ये इस तरह से था, हेलिकेज आगे जा रहा है, ये स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं। यहां हेलिकेज यहीं तक था, हेलिकेज मूव करते ही ये देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुए, वो वहीं रह गए। अब ये दोनों टेम्पलेट है, इन टेम्पलेट के सामने नया डीएनए आपको सिंथेसिस करना है। सिंथेसिस करने वाला कौन? वही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब यहां तो 3 था तो सिंथेसिस कंटिन्यू चलेगा, यहां 3 नहीं है तो देखिए क्या आपको मिलना है, यहां सिंथेसिस कंटिन्यू है, 3 है, डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू कर रहा है। बट यहां तो कौन है? 5 है, तो 5 पर तो नया न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ सकता। तो अब आपको यहां एक नया प्राइमर जोड़ना होगा यहां पे, तो ये है, यहां पे आप एक नया प्राइमर लाएंगे। अब इधर 3 है तो डीएनए पॉलीमरेज इसको कंटिन्यू करता हुआ आपको मिलेगा यहां। क्लियर? तो अगर हम रफ एक बार देखें यहां पर तो देखिए इस तरह से था, ये यहां प्राइमर, अगर आप देखें ये 5 3, ये 3 5 आप बता रहे हैं, यहां प्राइमर था, ये 5 सिंथेसिस आपने किया 5 to 3, यहां पर इधर प्राइमर है 5 और ये सिंथेसिस हमने किया 5 to 3। अगले स्टेप में हेलिकेज मूव कर रहा है तो ये और बढ़ गया इस तरह से, ये और बढ़ते मिल रहा है, हेलिकेज यहां तक आ चुका है, ये 5 3, ये प्राइमर इधर है, ये 5 पर, और यहां ये प्राइमर यहां था, ये सिंथेसिस हमने किया 5 to 3, ये 5 to 3, ये इस तरह से डायग्राम बना। अब 3 पे तो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएगा, इस तरह से चल रहा है, लेकिन यहां क्योंकि 5 है तो नया न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ पाया, तो आपने फिर से एक नया प्राइमर ऐड किया और सिंथेसिस कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर हेलिकेज आगे जाएगा, फिर वही प्रॉब्लम आएगी, यहां तो 3 है, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट सिंथेसिस चलता जाएगा, लेकिन यहां 5 होने के कारण फिर से आपको एक प्राइमर ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर आप दोनों स्ट्रैंड्स को कंपेयर करें तो एक तरफ तो केवल एक ही प्राइमर की जरूरत पड़ी और दूसरी तरफ आपको कई सारे प्राइमर बार बार ऐड करने पड़ेंगे। यानी एक तरफ सिंथेसिस कंटिन्यू चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एक तरफ आपको बार बार नए प्राइमर ऐड करने होंगे। तो जहां सिंथेसिस कंटिन्यू है उसे आप कहेंगे सतत श्रृंखला, लीडिंग स्ट्रैंड, और जहां डिसकंटिन्यू है उसे आप कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, असतत श्रृंखला आपको मिलेगी। तो ये जो टेम्पलेट है, जो 3 to 5 वाला टेम्पलेट है, इस पर सिंथेसिस कंटिन्यू है, और जो 5 to 3 वाला टेम्पलेट है इस पे सिंथेसिस डिसकंटिन्यू है। तो लेबलिंग आप देख सकते हैं, देखिए लीडिंग स्ट्रैंड, यही कहा था हमने, जो कॉन्टिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है इसे आप कहेंगे लीडिंग या सतत श्रृंखला, लीडिंग कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड आपने कहा। और इसी तरह से यहां डिसकंटिन्यूअस है, ये लैगिंग, ये देखिए लैगिंग या असतत श्रृंखला आपको मिल रहा है। और इन लैगिंग स्ट्रैंड में ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है, जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, क्योंकि यहां तो एक ही बार में पूरा डीएनए बन रहा है, यहां छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इन्हें आपने कहना है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स या ओकाजाकी खंड। तो आपने देखा कि यहां ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किस तरह से बन रहे हैं, एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस। जो डिसकंटिन्यूअस में डीएनए के फ्रेगमेंट्स, उन्हें आप कहेंगे यहां पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब टेम्पलेट की बात करें, जो पॉइंट आपको पहले ही कहा मैंने, 3 to 5 टेम्पलेट, ये 3 to 5 टेम्पलेट, ये ओल्ड स्ट्रैंड। इस 3 to 5 जो टेम्पलेट है, यहां कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड मिलेगा, और जो 5 to 3 वाला टेम्पलेट है, इसके सामने डिसकंटिन्यूअस यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हुए आपको मिलते हैं। और यहीं पर अब देखिए, ये आपने बताया रेप्लिकेशन फॉर्म, एक तरफ कॉन्टिन्यूअस एक तरफ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ। अब हमने क्या करना है, क्या डीएनए बन चुका है पूरा? नो, ये प्रोसेस पूरे डीएनए में चलता जाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस। तो क्या अब आप कह सकते हैं डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी यहां ये रेड कलर के कौन है, ये आरएनए प्राइमर्स है, यानी यहां आरएनए के खंड है। तो डीएनए आरएनए मिक्सचर है एक तरह से, इसमें डीएनए भी है और आरएनए भी। तो हमें जो डीएनए बनाना है उसमें आरएनए का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए। यानी अब इन आरएनए फ्रेगमेंट्स को
जैसे आप कह रहे हैं आरएनए प्राइमर, इन्हें हटाना है। अब इन प्राइमर्स का कोई रोल नहीं है। प्राइमर का काम था रेप्लिकेशन स्टार्ट करना, उसने स्टार्ट करा दिया। अब इन प्राइमर्स का यहां कोई रोल नहीं, तो इन प्राइमर्स को अब हम हटाएंगे। और इन प्राइमर्स को हटाने का कार्य कौन करेगा? तो वो आपने कहना है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो नेक्स्ट एंजाइम यहां आया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और वो इन प्राइमर्स को हटा देगा। ये देखिए जितने भी प्राइमर्स है, ये सभी प्राइमर्स हट चुके हैं। तो प्राइमर को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी पूछा जाए, तो आप कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब जैसे ही प्राइमर हटा, आप देखिए गैप बन गए, खाली जगह बन गई। क्योंकि सपोज आपका प्राइमर 10 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना था, तो ये 10 न्यूक्लियोटाइड यहां से हट गए, 10 यहां से हट गए, 10 यहां से, तो गैप बन रहे। तो प्राइमर हटाया पॉलीमरेज फर्स्ट ने, और इसके हटते गैप बना। तो अब इस गैप को फिल करना है, यानी जो 10 न्यूक्लियोटाइड्स हमने आरएनए के हटाए, अब 10 न्यूक्लियोटाइड डीएनए वाले आपको जोड़ने होंगे। और उस गैप को फिल कौन करेगा? वो भी यही करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसी का काम है प्राइमर को हटाना और गैप को फिल करना। तो अगर बाय चांस फर्स्ट नहीं है, तो आप यहां पे बताएंगे थर्ड फिल करेगा, और थर्ड नहीं है तो सेकंड फिल करेगा। सेकंड को लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम क्रिया वाला एंजाइम यहां बताया गया। तो प्राइमर को हटाएगा फर्स्ट, गैप फिलिंग भी करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आपने बताना मेनली यहां पर। तो देखिए गैप फिल कर दिया ब्लू कलर से, आप देख सकते हैं ये फिल किया। अब फिलिंग के बाद आपको ज्वाइन भी करना है यहां, ये देखिए ये ज्वाइनिंग, ये इधर, ये इधर, ये ज्वाइनिंग, सारे न्यूक्लियोटाइड्स आ गए। अब केवल इन्हें ज्वाइन करना है, और ज्वाइनिंग के लिए बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहां ज्वाइनिंग कौन सा एंजाइम कराएगा? तो वो आपने कहना है लाइगेज, डीएनए लाइगेज। लाइगेज का काम है यहां पर ज्वाइनिंग का। तो ये एंजाइम्स के फंक्शंस आपको याद रखने हैं। ओपन किसने किया? हेलिकेज ने, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए। सिंगल स्ट्रैंड को होल्ड किसने किया? एसएसबी ने यहां पर। प्राइमर का सिंथेसिस कौन कर रहा है? प्राइमेज एंजाइम, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज। प्राइमर को हटाया किसने? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने। हटाने के बाद जो गैप बना, गैप फिल कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही फिल कर रहा है। फिलिंग के बाद इन सभी खंडों को ज्वाइनिंग, यानी ओकाजा के फ्रेगमेंट्स को भी ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? तो वो आपने बताना है, लाइगेज एंजाइम यहां ज्वाइनिंग करता है। अतिकुंडलन, कॉइलिंग को कौन कम कर रहा है, रिलीज कर रहा है? तो वो आप बताएंगे, टोपो आइसोमरेज आपने यहां पर बताना है। अब यहीं अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, रेप्लिकेशन से रिलेटेड ही आप बता रहे हैं कि रेप्लिकेशन में एक वर्ड आपको मिलेगा डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एनसीईआरटी ने दे रखा है। देखिए डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड की बात की जा रही है। न्यूक्लियोसाइड कौन था? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड। जैसे ही फॉस्फेट अटैच करते हैं वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो यहां न्यूक्लियोसाइड याद रखें, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। शुगर डीऑक्सी की बात कर रहा है। अब उसमें 3 फॉस्फेट जुड़ गए, तो उसे आप कह देंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एनसीईआरटी ने कहा है कि डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट रेप्लिकेशन प्रोसेस में 2 अलग अलग कार्य कंप्लीट कर रहा है। एक आप बताएंगे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कि रेप्लिकेशन में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली एनर्जी की जरूरत है, और यहां एनर्जी के लिए आप डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि यहां जो न्यूक्लियोसाइड्स है वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। और जब ये डीएनए पर जुड़ता है तो जुड़ते समय क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड, यानी कि 2 फॉस्फेट को फ्री करता है, और फॉस्फेट फ्री होते ही आपको मिलती है यहां पर एनर्जी। देखिए किस तरह से डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात की जा रही है। ये एडिनोसिन नाइट्रोजन बेस हुआ, और ये आप बता रहे शुगर, ये तो न्यूक्लियोसाइड। अब केवल एक फॉस्फेट होता तो न्यूक्लियोटाइड, तो ये आपने कह दिया न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट आपको यहां मिल रहे हैं। अब यहां पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ेगा इसे डीएनए पर, तब आप क्या देखेंगे? यहां पर ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। ये देखिए न्यूक्लियोसाइड, ये वाली स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया है। ये देखिए, ये केवल ये 2 है तो न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट आती है न्यूक्लियोटाइड।
पहले 3 फॉस्फेट थे, इसलिए आपने कहा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जब ये डीएनए पर जुड़ेगा, ये 2 फॉस्फेट को फ्री कर रहा है। जैसे ये 2 फॉस्फेट फ्री हुए, एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी को आप रेप्लिकेशन में यहां पर काम में लेते हैं। तो ये आप बता रहे हैं यहां पर ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एक कार्य ये सबस्ट्रेट का भी कर रहा है। ये देखिए क्रियाधार सबस्ट्रेट। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड के 2 कार्य, एक हमने बताया एनर्जी प्रोवाइड करना, ऊर्जा देना, 3 फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट को फ्री करके। और एक कार्य बता रहे हैं आप सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार। ये सबस्ट्रेट का भी कार्य कर रहा है। किसके लिए? एंजाइम के लिए। एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट का भी काम करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसी को फिर आप थर्ड एंड पर अटैच करते हैं सिंथेसिस के लिए। तो यहां ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखें जो एनसीईआरटी ने कहा है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड के 2 कार्य, एक ऊर्जा प्रदान करना और दूसरा क्रियाधर यानी सबस्ट्रेट के रूप में कार्य करना। यहां पर क्लियर है स्टूडेंट? अब यहीं पर अगर पूरे एप्लीकेशन में हम देखें तो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम था, आपने बताया भी था कि जो आपका एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, इसकी 3 कैटेगरी आपने बताई। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तीनों की अगर एक आउटलाइन हम देखें तो रिकॉल करिए, देखिए तीनों पॉलीमरेज हैं, पॉलीमराइजेशन का काम तीनों करेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए यहां प्राइमर कौन हटाएगा, तो हमने कहा था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसका क्या कार्य था? रिमूवल ऑफ प्राइमर, प्राइमर्स को ये हटा रहा था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब फिर हमने कहा प्राइमर के हटने के बाद वहां गैप बना और उस गैप को भी फिल कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या हो गया? एंड फिलिंग गैप्स, जो खाली जगह है उसे भी भरने का काम करेगा। तो प्राइमर को हटाया भी और गैप को फिल भी करेगा कौन? यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आप यहां बता रहे हैं। अब हमने कहा अगर पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं है तो कौन फिल करता है? थर्ड। और बाई चांस फर्स्ट और थर्ड उस एरिया में नहीं है तो फिल कौन करेगा? सेकेंड। यानी सबसे लास्ट नंबर आया सेकेंड का। तो जो लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम काम करने वाला एंजाइम यहां कौन? सेकेंड। और अगर आपसे कहा जाए मुख्य एंजाइम यानी कि मेन एंजाइम, इन तीनों में मेन एंजाइम कौन? तो वो आपने कहना है थर्ड। थर्ड आपका यहां पर मुख्य एंजाइम है। अब सवाल ये कि थर्ड को हमने मेन एंजाइम क्यों कहा? क्योंकि जब डीएनए रेप्लिकेशन आप देख रहे हैं, चाहे वो सतत वाला स्ट्रैंड बने या असतत, यानी चाहे लीडिंग बन रहा है या लैगिंग, दोनों स्ट्रैंड का सिंथेसिस कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यानी कंप्लीट डीएनए का सिंथेसिस एक्चुअल में थर्ड ही कर रहा है। बाकी का अगर हम देखें तो ये पूरे डीएनए को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। थर्ड एक ऐसा एंजाइम है जिसमें कंप्लीट डीएनए को सिंथेसिस करने की कैपेसिटी है, इसलिए थर्ड को कहा गया है मेन एंजाइम। तो तीनों का डिफरेंस ध्यान रखें। अगर आपसे कहा जाए कि प्राइमर को किसने हटाया तो आप कहेंगे फर्स्ट। अगर कहा जाए लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम काम करने वाला कौन, तो आप कहेंगे सेकेंड। गैप किसने फिल किया? फर्स्ट ने। कहा जाए मुख्य एंजाइम कौन, तो थर्ड। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कौन कर रहा है, तो वो भी आपने बताना है, यहां पर थर्ड आप बताएंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं एंजाइम से रिलेटेड। यहीं पर एनसीईआरटी ने एक पॉइंट आपके लिए कहा है कि अगर सेल डिवीजन में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ लेकिन वो सेल डिवाइड नहीं कर पाई, तो उस केस में आप क्या देखेंगे? उस केस में सेल की प्लॉइडी लेवल डबल हो जाएगी, यानी पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आपको मिलेगी, जो एक तरह का म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन में भी आप पढ़ेंगे, ये एनसीईआरटी ने वर्ड यूज में लिया है, इसलिए यहां बताया जा रहा है पॉलीप्लॉइडी के एस फेज में डीएनए है 2C, एस फेज के बाद 2C से क्या हो जाएगा? 4C। सामान्य सेल डिवीजन हो, जैसे अगर आप यहां इसको भी देखें, इसका रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आपके पास में एक नॉर्मल सेल की बात की जाए, जैसे 2C आप कह रहे हैं, कंटेंट ऑफ डीएनए या 2N का है 2C, एस फेज पूरा होने के बाद 2C से क्या हो जाता है? ये 4C, यही आप कहेंगे 2C, एस फेज के बाद 2C से 4C।
सामान्य सेल डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगी और दोनों में 2C ये नॉर्मल माइटोसिस है। बट अगर बाय चांस 2C के बाद S फेज फिर हुआ 4C और सेल का डिवीजन ना हो पाए, ये सेल डिवाइड नहीं कर पाई, तो उस सेल में डीएनए कंटेंट डबल रह गया 4C यानी 2N से 4N, ये पॉलीप्लॉइडी एक तरह का म्यूटेशन। तो इसलिए कहा जाता है एस फेज के बाद में सेल का विभाजन बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी है। अगर एस फेज के बाद सेल का डिवीजन नहीं होगा तो सेल में पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, एक तरह से म्यूटेशन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो रेप्लिकेशन को पूरे को एक बार रिकॉल करें, मॉड्यूल से अच्छे से आप रीड आउट करेगा। मैकेनिज्म लेंथी है बट काफी सिंपल कि रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना। रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट हुआ उसे आपने कहा ओआरआई साइट। प्रोकैरियोट में एक ओआरआई साइट मिलेंगे, यूकैरियोट्स में कई सारे ओआरआई साइट्स आपको देखने को मिलते हैं। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है ताकि दोनों स्ट्रैंड अलग हो, और इन अलग सिंगल स्ट्रैंड को होल्ड करेगा कौन? एसएसबी, ताकि दोनों स्ट्रैंड दोबारा से न जुड़ पाए। जब आप डीएनए को ओपन कर रहे हैं तो डीएनए पीछे की ओर और ज्यादा कॉइल्ड हो रहा है, टाइट। उस कॉइलिंग को रिलीज करने के लिए, उस तनाव को कम करने के लिए वहां एंजाइम आएगा टोपो आइसोमरेज, जो अति कुंडलन को रोकने का कार्य करता है। अब जो दोनों सिंगल स्ट्रैंड अलग हुए जिसे एसएसबी ने होल्ड किया है, उन सिंगल स्ट्रैंड को आप कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट मतलब सांचा, उसके सामने डीएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा। और पूरी जो वाई जैसी संरचना, ओपन जिप जैसी संरचना आपको मिलती है, उसे आप कहते हैं प्रतिकृति द्विसाद। टेम्पलेट के सामने आपको सिंथेसिस स्टार्ट करना है तो वहां आके जुड़ेंगे प्राइमर। प्राइमर आरएनए के छोटे खंड है जिससे बनाता है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमर के आने पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ यानी डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस स्टार्ट करता है। सिंथेसिस में हमने देखा एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस में डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब फिर आपको प्राइमर को हटाना भी है, प्राइमर को हटाएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। प्राइमर हटने के बाद जो गैप बनेंगे, गैप को भी फिल करता है यहां पर पॉलीमरेज फर्स्ट। फर्स्ट के ना होने पर थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड दोनों के ना होने पर सेकेंड यहां पर फिलिंग का कार्य करेगा। अब फिलिंग के बाद आपने उन सभी को ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग का काम करता है यहां पर लाइगेज एंजाइम। तो इस तरह से रेप्लिकेशन पूरा होता हुआ आप देखते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी प्रोवाइड करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, कि जब ये डीएनए से जुड़ते हैं तो 2 फॉस्फेट फ्री होंगे और एनर्जी आपको यहां पर मिलती है। यही डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट का भी काम करता है एंजाइम्स के लिए। तो ये था आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस।